हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो है 10वीं हिंदी कोर्स बी। ई की बुक है संचयन भाग 2, उसका पार्ट है 3। आज इसका टेस्ट पेपर हम कराने जा रहे हैं। पीडीएफ आपको मिल चुका है, आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो इस पार्ट में जो ये टोपी शुक्ला पार्ट है, इसमें किस तरीके से एक बच्चे, उसकी दोस्ती और उसके बहुत सारी फीलिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में इस पार्ट के अंदर बताया गया था। हमने उसको पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न हैं। हमारे बहुविकल्पीय भी हैं, वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। किसी भी टेस्ट में, किसी भी आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से पैटर्न पूछा जाए, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस टेस्ट पेपर की मदद से उन सभी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो चलिए टेस्ट पेपर को अब हम सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, अब आप इसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, फिर 11 से लेकर 20 तक हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो है, टोपी शुक्ला कहानी का लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह, खुशवंत सिंह, राही मासूम रजा या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं राही मासूम रजा। प्रश्न संख्या 2 है, टोपी को बचपन में कहाँ से प्यार मिलता था? उन्हें बचपन में प्यार कहाँ से मिलता था? कौन सी ऐसी जगह थी? अपने मित्र की दादी माँ से, अपने परिवार की नौकरानी से, दोनों से या कोई नहीं? तो उनको जो मिलता था वो दोनों से, यानी कि अपने मित्र की दादी से और अपने परिवार की नौकरानी से, दोनों से ही उन्हें बहुत प्यार मिलता था। प्रश्न संख्या 3 है, टोपी का पहला मित्र कौन था? सबसे पहला मित्र जो उन्होंने बनाया था वे कौन था? इफन और उसकी माता जी, उसकी नौकरानी या कोई नहीं? तो उसका जो पहला मित्र जो बना था वो था इफन। तो उसी इन दोनों की मित्रता से ही हमने कहानी देखी थी कि किस तरीके से इफन की जो दादी होती हैं उनसे कितना ज़्यादा जो है टोपी अटैच होता है। उनकी दादी के बारे में भी बहुत कुछ इस पाठ के अंदर बताया गया था। किसके पास रहते हुए टोपी स्वयं को कभी अकेला नहीं महसूस करता था? किसके पास रहता था जब उसे लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ? नौकरानी के पास, इफन की दादी के पास, किसी के पास नहीं या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है इसका कि इफन की दादी के साथ जब वो रहता था, इफन के पास जब वो रहता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगता था, क्योंकि उसका बहुत ही प्रिय मित्र हो गया था वो। हर एक चीज़ बोलना, कहना, उसकी दादी माँ से उसके घर जाना, सब करना, तो उसे बहुत पसंद आता था। तो यहाँ पर इफन के पास जब जब वो रहता था उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता था। प्रश्न संख्या 5 है, टोपी कौन सी कक्षा में 2 बार फेल हुआ था? कौन सी कक्षा में हुआ था? 8वीं, 10वीं, 9वीं कक्षा में या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है वह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? क्या ऐसी बात हुई थी जिससे पूरे घर में बवाल खड़ा हो गया था? 9वीं कक्षा में फेल होने से, माता जी को अम्मी बुलाने से, किसी बात से नहीं या दोस्तों के साथ खेलने से? अब क्या हुआ, टोपी जो है वो अपने फ्रेंड इफन के यहाँ बहुत जाया करता था। तो वो इफन जो है अपनी माँ को अम्मी बुलाता था। तो वो सुन के एक दिन क्या हुआ, खाने की टेबल पे जो है टोपी ने अपनी माँ को अम्मी बोल दिया और इस बात से पूरे घर में बवाल खड़ा हो गया था।
प्रश्न संख्या 7 है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? क्या कारण था वो उनके अपने पीहर यानी कि मायके जाना चाहती थी? खुली हवा में सांस लेने के लिए, दूध दही और घी खाने के लिए, दोनों या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन इसका क्या है? दोनों। जब इफन की दादी जो थी उनकी शादी हुई तो इनके पति जो हैं वो मौलवी थे। अब मौलवी के यहाँ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रोक टोक और इस तरीके से पर्दा नशीन, संजीदगी, ये सब चीज़ें रहती थी। और वो खुली घर के अंदर रहना, वो जो गांव का जो खुला माहौल होता है, दूध दही, ये सारी चीज़ें वो बहुत मिस करती थी शादी के बाद से। तो वो आखिरी समय में बहुत चाहती थी कि वो अपने पीहर यानी कि अपने मायके चली जाएं। प्रश्न संख्या 8 है, टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? इस पाठ में का मुख्य पात्र कौन है? टोपी, इफन, इफन की दादी या नौकरानी? तो सही ऑप्शन है टोपी जो है वो इस पाठ का मुख्य पात्र है। प्रश्न संख्या 9 है, टोपी शुक्ला पाठ का मूल भाव क्या है? यानी कि इसमें क्या फीलिंग हमारे सामने मूल रूप से रखी गई है? बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना, बचपन की लड़ाइयां दिखाना, कोई नहीं या प्रेम भाव? तो सही ऑप्शन है बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना, कि किस तरीके से एक बच्चा जहां अपने अपनापन देखता है वहां चला जाता है, उसकी मासूमियत उसे उस अपनेपन को अपनाने के लिए मजबूर कर देती है। तो टोपी को अपने घर में जो चीज़ें नहीं अपनापन मिल रहा था वो उसे कहाँ पे मिला था? इफन के घर में, वो वहाँ ढूंढता था। उसे अपने घर में भी एक नौकरानी से ही बहुत अपनापन मिलता था, तो वो इस तरीके से अपने घर के सदस्यों से वो बिल्कुल अटैच नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर इसका मूल भाव है कि किस तरीके से बचपन की मासूमियत को हमें यहाँ दिखाया गया है और साथ ही प्रेम भाव और अपनेपन को भी दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क्या कारण था कि टोपी को अपनी दादी बिल्कुल नहीं पसंद आती थी? क्योंकि सुंदर नहीं थी वो, लड़ती थी, डांटती रहती थी, या कोई नहीं? तो सही बात यहाँ पर क्या है, क्यों इसलिए अच्छी नहीं लगती थी? क्योंकि वो हमेशा डांटती रहती थी, हर बात पे रोकना, हर बात पे डांटना, चिढ़ना, चीखना, ये सब चीज़ें जो है टोपी को बिल्कुल भी अपनी दादी के अंदर पसंद नहीं आती थी, इसीलिए वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो सब्जेक्टिव का जो पहला प्रश्न आ रहा है वो है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? याद रखिए ये पाठ में भी दिया गया, 10 अक्टूबर सन 45, 1945 का दिन क्यों महत्व रखता है? उस दिन क्या हुआ था? 10 अक्टूबर सन 45 के दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन उसने प्रतिज्ञा की थी कि कि अब वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। वास्तव में टोपी को ऐसा लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते, इसलिए अपने जीवन के इस अधूरेपन को उसने इफन को और उसकी दादी ने पूरा किया। लेकिन अब तबादला होने के कारण इफन का परिवार मुरादाबाद चला गया था। तो क्या हुआ था, उसे अपने घर से बिल्कुल भी अपनापन और प्यार नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से क्या हुआ था, वो इफन के करीब आया, उसके घर गया, उसकी दादी से मिला, तो वो अपनापन था। लेकिन अब क्या हुआ, उसके पिता का, इफन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया, वो चला गया, तो अब वो फिर से अकेलेपन में आ गया। तो इसको वो बहुत चीज़ हर्ट करी थी। तो 10 अक्टूबर सन 1945 को उसने ये कसम खाई कि वो ऐसा कोई भी दो मित्र अपना आगे से नहीं बनाएगा जिसका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र होता हो, जिसके पिता का ट्रांसफ़र होता हो, वो ऐसे किसी भी मित्र को नहीं बनाए, कि कोई भी अपना फ्रेंड ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फिर से वो इस तकलीफ को नहीं झेलना चाहता था। प्रश्न संख्या 12 है, टोपी ने इफन की दादी से अपनी दादी बदलने की बात क्यों कही होगी? इससे बाल मन की किस विशेषता का पता चलता है? टोपी बहुत दुखी हो जाता है अपने घर के बिहेवियर वगैरह से, उसको डांटती रहती थी दादी, तो एक बार को वो बोलता है कि क्यों नहीं इफन, मैं अपनी दादी तुम्हारी दादी से बदल लूँ। तो ये बात उसने क्यों कही थी, ये बात बतानी है, और हमें बाल मन से, इस बात से एक बच्चे के मन की क्या बात पता चलती है, ये हमको बतानी है। यहाँ पर टोपी को इफन की दादी से अत्यधिक प्यार मिला था। टोपी को उनके पास रहना अच्छा लगता था। दादी की भाषा, उनका भोलापन उसे अच्छा लगता। टोपी को अपनी दादी से नफरत थी। उसकी दादी अपने आप को अच्छे रूप में पेश करने के लिए टोपी की भाषा को गवारों की बोली कहती तथा तमाम अवसरों पर वह टोपी की उपेक्षा करती थी। टोपी ने दादी का असली रूप इफन की दादी में देखा।
इसीलिए उसने इफ़न के सामने दादी बदलने की बात कही। यह बच्चों के भोलेपन का सुंदर नमूना है तथा प्रेम की चाहत का स्वाभाविक चित्रण है। तो यहाँ पर क्या होता था कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को, इफ़न को भी बुरा कहती, उनके घर वालों को बुरा कहती, हमेशा इफ़न को टोपी को डांटती रहती। तो इस तरीके से टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और जब वो इफ़न की दादी के पास जाता था तो उसे बहुत प्यार मिलता था, अपनापन मिलता था, सम्मान मिलता था, उसकी बातें सुनी जाती थी। तो ये सब चीज़ों के कारण उसने बोला कि मेरी दादी तुम ले लो, तुम्हारी दादी मैं ले लेता हूँ। तो इसमें बाल मन जो है ना, एक छोटे से बच्चे का मन किस तरीके से, हम भाई अपने रिश्ते तो बदल नहीं सकते, किसी को भी हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर एक बच्चा कितनी मासूमियत के साथ कोई बात कहता है, हमें ये पता चलता है। इससे बाल मन की इस विशेषता का पता चलता है कि बच्चों का मन अत्यंत भोला एवं निश्चल होता है। बाल मन को केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से ही बांधा जा सकता है। वह भाषा, जाति, धर्म एवं आयु के बंधन से परे होते हैं। तो ये बाल मन किस तरीके से बहुत ही मासूम, निश्चल, कोई भी तरीका लाग लपेट ऐसा उनके साथ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13 है, टोपी ने मुन्नी बाबू के बारे में कौन सा रहस्य छिपा कर रखा था और क्यों, विस्तार से समझाइए। तो क्या समझाया था, क्योंकि टोपी जानता था कि मुन्नी बाबू जो है वो नॉनवेज खाते हैं, एक बार उसने कबाब खाते देख लिया था। तो यही रहस्य जो है उसने छिपा कर रखा हुआ था। मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई था। वह मांस खाता था तथा सिगरेट पीता था। एक दिन जब टोपी की माँ उसकी पिटाई कर रही थी तो मुन्नी बाबू ने टोपी की झूठी शिकायत की कि वह कबाब खाता है। मतलब खाता वो खुद था और मुन्नी बाबू ने वो सारा इल्जाम किस पर लगा दिया था, टोपी पे, जबकि टोपी ने कभी कबाब नहीं खाए थे। वास्तविकता यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत में दी थी। टोपी ने यह रहस्य छुपा कर रखा था। जान के सिवा उसके घर में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह चुगलखोर नहीं था। उसने किसी को नहीं बताया था इस बात को। टोपी चाहता तो घर में माँ को और घर के अन्य सदस्यों को मुन्नी बाबू का कबाब खाने वालों बात बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो जानता था उसको कन्नी रिश्वत में मिल चुकी थी, इसलिए ने वो बात किसी को नहीं बताई। और दूसरा, वो चुगलखोर नहीं था, तो इस वजह से उसकी अपनी एक आदतें थी वो इस वजह। लेकिन मुन्नी बाबू ने गलत किया, उसने अपनी जो गलत काम किया था उसका दोष टोपी पर रख दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, टोपी ने दोबारा कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख क्यों नहीं किया, टोपी शुक्ला के पाठ के आधार पर बताइए। भाई ये कलेक्टर के बंगले में भाई इफ़न रहता था तो वहाँ आता जाता था, सब होता था, तो वहाँ पे सभी लोग जितने कर्मचारी थे उसे जानते थे, इसलिए वो आसानी से अंदर आता है। लेकिन जो नए कलेक्टर आए थे उनके जो 2 लड़के थे वो बहुत ही दुष्ट थे। वो उनसे झगड़ा हो जाता है, वो कुत्ता छोड़ देते हैं, उसको कुत्ता काट लेता है टोपी को। तो इस वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। तो दोबारा वो वहाँ पर ना जाने की कसम खा लेता है कि वो दोबारा कलेक्टर ऑफिस की तरफ जाएगा या देखेगा भी नहीं। तो क्या था, टोपी सरल स्वभाव और संकोची प्रवृत्ति का था। वह तुरंत किसी से दोस्ती नहीं कर पाता था। इफ़न के जाने के बाद वह बहुत अधिक अकेलापन महसूस कर रहा था। घर परिवार में सब कुछ था, परंतु प्यार की कमी सदैव बनी रहती थी। फेल हो जाने के कारण कक्षा में भी कोई विद्यार्थी उससे सहानुभूति नहीं रखता था। दूसरी ओर नए कलेक्टर के उनके बच्चे अपने पिता के उच्च पद की अकड़ रखते थे। कोई टोपी को मुंह नहीं लगाता था। फिर भी हिम्मत करके उसने एक दिन कलेक्टर साहब के बंगले में प्रवेश किया। माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए अंदर जाने से भी नहीं रोका। जब टोपी अंदर पहुंचा तो तीनों लड़कों ने तीनों खेल रहे थे। उन्होंने जैसे ही टोपी को देखा तो अंग्रेजी भाषा में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मतलब उसे बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे, बहुत ही, वो भी इंग्लिश में। इन सवालों जवाबों में उसकी कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि उन लड़कों ने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने के कारण टोपी को 7 सुइयों पेट में लगवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद कभी उसने पलट कर भी बंगले की ओर नहीं देखा। वास्तव में सच्ची दोस्ती तभी संभव है जब दोनों ओर से हाथ बढ़ाए जाएं। अतः सरल स्वभाव होने पर भी टोपी नए कलेक्टर की अकड़ू बच्चों से दोस्ती नहीं कर पा सका। तो किस तरीके से उसको वहाँ पे कुत्ता काट लेता है, लड़ाई हो जाती है, तो इसी वजह से वो दोबारा कलेक्टर के बंगले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। प्रश्न संख्या 15 है, कक्षा में अध्यापक कैसी टिप्पणी करके टोपी का अपमान करते थे, क्या यह न्याय संगत था।
कक्षा में जब वो 2 बार फेल हो गया था तो हर टीचर उसको अलग तरीके से बोलता था, तुम तो यहीं बैठे रहो, हर जैसे होता है। तो वो आपको टिप्पणियाँ यहाँ लिखनी है जो पाठ में दी गई हैं, और क्या ऐसा करना सही था ये चीज़ भी आपको बतानी है। टोपी कक्षा में लगातार 2 साल फेल हो गया। फेल होने से उसका कोई दोष नहीं था। अपने से छोटे बच्चों के साथ कक्षा में बैठना बहुत कठिन काम था। उस पर अध्यापक द्वारा यह कहकर व्यंग करना कसना कि क्या बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? 3 बरस से इसी किताब को पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे। इन लड़कों की अगले साल हाई स्कूल की परीक्षा है, तुमसे उसके बाद पूछ लूंगा। आदि टिप्पणियां टोपी के लिए बहुत पीड़ादायक थी। तो हर तरीके से अलग अलग जो टिप्पणियां होती थी वो सभी टिप्पणी आप यहाँ लिखेंगे, और उसके मनोबल को तोड़ने का कार्य करती थी, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लूज होता था इन तरह की टिप्पणियों से। शिक्षकों द्वारा बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार से वे कुंठाग्रस्त एवं अवसाद के शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो डिप्रेशन में आ जाते, प्रोत्साहित नहीं रहते, तो वो पढ़ने का उनका मन नहीं करता। तो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो अध्यापकों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इरफान के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, घर वाले मना करते थे कि टोपी से कि तुम इरफान के से नहीं मिलो, उससे दोस्ती नहीं करो, क्योंकि भाई वो एक हिंदू ब्राह्मण समाज का लड़का था टोपी, और इरफान एक मुसलमान था। तो इस वजह से इन दोनों, वो नहीं चाहती थी उसकी दादी कि वो वहाँ जाए आए, तो बहुत मना करते थे, लेकिन उसके बावजूद टोपी वहाँ जाता था। पहले तो आपको ये बताना है। फिर उसके बाद दोनों के अनजान अटूट रिश्ते, यानी कि ऐसा रिश्ता था जो कहीं से बंधा नहीं था लेकिन तब भी अटूट था, तो उस रिश्ते के बारे में आपको विश्लेषण करना है। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों के संदर्भ में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मानवीय संबंध भाषा, जाति, धर्म एवं उम्र से परे होते हैं। कहने का मतलब, हम दोस्ती कभी उम्र, जाति या धर्म देखकर नहीं करते। दोस्ती बस हो जाती है, कोई इंटेंशनली नहीं करता, नहीं मुझे इसी पर्टिकुलर इसी बंदे से दोस्ती करनी, ऐसा नहीं होता। वो तो बस होता है ना कि एक वाइब्रेशन होती है, हमारे विचार मिलते हैं और हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। उन्हें केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से बांधा जा सकता था। मुस्लिम परिवार के इरफान एवं उसकी दादी तथा हिंदू परिवार के टोपी के बीच जो रिश्ता है वह धर्म की दीवारों को तोड़कर मानवीयता के धरातल पर निर्मित रिश्ता है, जहां किसी भी प्रकार के बंधन को आड़े आने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये धर्म जाति पे नहीं था, ये मानवीय मूल्यों पर आधारित था, भावनाओं पर आधारित था, अपनेपन पे आधारित था। तो यहाँ पर धर्म जाति का कोई भी स्थान नहीं था। घर पर खूब मार खाने के बावजूद टोपी के घर जाना नहीं छोड़ता था। अब क्या, तो टोपी बहुत मार खाता था कि इरफान के घर नहीं जाओ, लेकिन वो छोड़ता नहीं था। तथा इरफान के साथ मित्रता व इरफान की दादी के प्रति सम्मान व स्नेह भी उसकी भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वह इरफान की दादी से मिले बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे महसूस होता कि इरफान की दादी से अधिक प्यार उसे कोई नहीं करता। तो घर में सिर्फ मना ही नहीं किया जाता था, उसे मारा भी जाता था, लेकिन अगर वो दादी से नहीं मिले तो भी वो बेचैन रहता था, क्योंकि उसे अपनापन में और प्यार जहां मिलेगा, भी बच्चे को जहां मिलेगा वो वहीं दौड़ेगा। तो वही काम टोपी करता था, वो जाता जरूर था, चाहे जितना मना करो चाहे जितना डांटो। इरफान की दादी भी टोपी के बिना अकेलापन महसूस करती और हमेशा उसके आने की प्रतीक्षा करती रहती। दोनों के बीच माँ बेटे के संबंध से भी बढ़कर एक ऐसा मानवीय संबंध कायम हो गया था जिसके अभाव में दोनों अतृप्त महसूस करते थे। मानवीय संबंधों की इसी सच्चाई को टोपी शुक्ला पाठ में उजागर करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में ना तो कोई स्वार्थ है, ना कोई व्यापार, बल्कि सिर्फ अपनापन और आत्मीयता है। तो सिर्फ टोपी के अंदर जो है दादी से मिलने की बेचैनी नहीं रहती थी, इवन इरफान की दादी की भी बेचैनी रहती थी टोपी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक वैसा ही प्यार, ऐसा ही बाउंडेशन था। यहाँ पे स्वार्थ, व्यापार, कोई भी तरह का कुछ ऐसा नहीं था, जाति धर्म कुछ मायने नहीं रखता था, बस आत्मीयता थी, अपनापन था, प्यार था, यही इस रिश्ते की नींव थी। प्रश्न संख्या 17 है, सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि होता है।
टोपी शुक्ला और इफ़न का उदाहरण देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर हमने पाठ में देखा कि टोपी और इफ़न कितने फास्ट फ्रेंड थे, ये हमने पढ़ा है। अब उसी के आधार पर आपको एक सच्चे मित्र के ऊपर एक टिप्पणी करनी है। आप सभी के भी भाई बहुत ही क्लोज फ्रेंड होंगे, तो उसी को आप यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। वास्तव में सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि होता है। वह जीवन के हर अच्छे बुरे समय में साथ देता है, विशेषकर विपत्ति के समय तो वह हमारा सहयोग एक समर्थन सच्चे दिल से करता है। टोपी शुक्ला तथा इफ़न भी सच्चे मित्र हैं। वे दोनों एक दूसरे को धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर प्रेम करते हैं। दोनों के बीच मित्रता इतनी गहरी है कि इफ़न के चले जाने पर टोपी स्वयं को अत्यंत अकेला महसूस करता है। वह इफ़न तथा उसकी दादी को हृदय से चाहता था, इसीलिए इफ़न के पिता के तबादले के बाद उसके चले जाने पर वह बहुत अधिक मायूस हो जाता है और कसम खाता है कि अब वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी जी के तबादले की नौकरी होगी। यह भावना गहरी वेदना से भी उपज सकती है। टोपी का हृदय वेदना से पीड़ित है, वह हृदय से दुखी है। ऐसे संबंध को ही सच्ची मित्रता कहा जा सकता है। इन दोनों की दोस्ती में सच्ची मित्रता की प्रेरणा ली जा सकती है। तो किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, क्या भाव थे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक टिप्पणी बनाकर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, टोपी ने ये कसम खाते हुए ऐसा क्यों कहा होगा कि वह ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करेगा जिनके पिता का तबादला होगा। तो उसने ऐसा क्यों किया कि क्यों वो जो है इतना, जाहिर सी बात है उसको ठेस पहुंची सी इफ़न के जाने से, क्योंकि तबादला हुआ, इतनी गहरी दोस्ती थी, उसको यहीं अपनापन मिलता था, यहीं प्यार मिलता था और वो चले गए सभी लोग पूरे। दादी की मृत्यु हो गई थी, तो एक तो ठेस उसको उससे पहुंची, फिर उसके बाद जो एक उसका क्लोज फ्रेंड इफ़न था जिससे वो हर एक चीज़ बोलता था, अब वो भी चला गया। तो उसको क्या हुआ ना, अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी उसके जाने से। तो इसीलिए वो ये कसम खा लेता है कि अब वो ऐसे किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला यानी कि ट्रांसफर होता होगा। टोपी और इफ़न घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते थे। यह दोस्ती बचपन में विकसित हुई थी। टोपी तो अपने अजीज दोस्त इफ़न के साथ साथ उसके परिवार वालों का भी आत्मीय था, विशेष रूप से उसकी दादी का। जब वह पूर्वी बोलती थी तो उसे अपनी माँ की भांति ही दिखाई देती थी। जब टोपी को अकेलापन दूर करने वाले अपने अजीज दोस्त इफ़न के जाने का पता चला तो वह उदास हो गया। इफ़न के जाने का कारण उसके पिता का मुरादाबाद ट्रांसफर होना था। इफ़न की दादी की मृत्यु का घाव अभी भरा भी नहीं था कि टोपी को इफ़न के अलग होने का जख्म भी मिल गया। इसी कारण टोपी ने कसम खाई कि वह अब ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता हो। तो मतलब यहाँ था कि दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, उसे अपनापन मिलता था। दादी खत्म हो गई, वो अभी उसको ये तकलीफ थी ही और एकदम से जाने का पता चला, और जाने का कारण इफ़न का क्या था, ट्रांसफर, इसीलिए वो ये कसम खाता है। प्रश्न संख्या 19 है, पढ़ाई में तेज होने पर भी कक्षा में 2 बार फेल हो जाने पर टोपी के साथ घर पर या विद्यालय में जो व्यवहार हुआ उस पर मानवीय मूल्यों की दृष्टि से टिप्पणी कीजिए। अब क्या हुआ, देखिए इसके 2 कारण थे। एक तो बीमार भी पड़ा था और जो है उसके पिताजी जो क्या कहते हैं चुनाव में खड़े थे, तो घर में भी इतनी चहल पहल थी कि जिसके उसको पढ़ाई मन नहीं लगता। जब पढ़ाई करने बैठता था तो लोग उसे हर कोई ना किसी काम में भेज दिया करते थे। तो इस कारण वो 9th क्लास में 2 बार फेल हुआ। तो इस पे घर में भी उसके साथ दुर्व्यवहार होता था और स्कूल में भी होता था। तो इस पर आपको पहले ये बताना है और फिर उस पर टिप्पणी करनी है, तो क्या ये एकदम सही था या नहीं था, इस पे भी आप एक थोड़ा सा मत देंगे। टोपी पढ़ाई में काफी तेज था, परंतु उसे पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा था। अनुकूल वातावरण के अभाव में यह एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो गया। फेल हो जाने के कारण घर एवं विद्यालय में उसके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। अध्यापकों की टिप्पणियां टोपी के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी और उसके मनोबल को तोड़ने का कार्य करती थी। घर पर भी टोपी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था।
इन सभी के आधार पर कहा जाना चाहिए कि विद्यालय और घर में टोपी के प्रति होने वाला दोहरा व्यवहार हमारे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देता है। भाई अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो मतलब कि कहीं वो खुद भी तो टूटा, किसी को फेल होना को अच्छा तो नहीं लगता है, कहीं टूटा, लेकिन उस पर घर में भी दुर्व्यवहार हो रहा था, स्कूल में भी, और जिससे वो और टूटता चला जा रहा था। मतलब एक होता है कि एक बार फेल हो गए तो बच्चे को प्रोत्साहित करो, वो थोड़ा पढ़ेगा, मन लगाएगा, सब करेगा, लेकिन यहाँ उसके जस्ट उलट हो रहा था। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो हमें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परंतु टोपी के साथ ठीक विपरीत व्यवहार हो रहा था, जो मानवीय मूल्यों के विघटन को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या था कि किस तरीके से जो है वो पहले था, अगर उसको इंकरेज किया जाता तो शायद वो बहुत अच्छा पढ़ ले जाता, दूसरी बार फेल नहीं होता, लेकिन हर तरफ से उसी को बातें सुनाई जा रही थी, जिससे वो और ज़्यादा डिप्रेस, किसी तरीके से वो तीसरी बार में पास हो जाता है मेहनत करते करते। प्रश्न संख्या 20 है, टोपी और इफ़न अलग अलग धर्म और जाति से संबंध रखते थे, पर दोनों एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में टोपी शुक्ला कहानी पर विचार कीजिए। अब क्या था, दोनों अलग अलग धर्म के थे। भाई टोपी हिंदू था और क्या कहते हैं इफ़न जो है वो एक मुसलमान था। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी उनका रिश्ता जो था वो बहुत ही अटूट था। तो इस पे आपको एक टिप्पणी लिखनी है। इस कथन को समझते हुए आप एक यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे, पाठ को आधार में रखते हुए। क्या है, टोपी और इफ़न भिन्न भिन्न धर्म के होते हुए भी जिस तरह स्नेह की डोर में एक दूसरे से बंधे थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। मतलब किसी हर समाज में आप देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे धर्म हैं। हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ही सारे धर्म हैं। तो अगर हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं तो हमें साथ उतना अटूट रिश्ता भी रखना चाहिए। तो ये उनकी दोस्ती हमें प्रेरणा देने का काम करती है। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, जबकि इफ़न मुसलमान परिवार से जुड़ा था। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इफ़न से अधिकतर अपनापन मिलता। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम एवं सम्मान की भावना को एक दूसरे के लिए बांटकर साझा कर समाप्त किया। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों के अंदर जो अलग धर्म होने के बावजूद भी प्यार सम्मान दोनों के लिए था और दोनों में बराबर वो चीज़ ये लोग सामंजस्य बिठाकर चलते थे। दोनों के बीच ना तो धर्म की समानता थी ना संस्कृति की। इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम एवं स्नेह की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। तो बहुत ही प्यार था। अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे। किसी ना किसी भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए डेली मिलना तो होता ही होता था। लेकिन अगर किसी दिन बाय चांस नहीं भी मिल पाते थे, स्कूल नहीं गए या कुछ हुआ, तो भी वो आपस में मिलते जरूर थे, क्योंकि अगर नहीं मिलते थे तो अकेलापन दोनों को ही महसूस होता था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है वो समाप्ति पर आया है। देखिए ध्यान रखिएगा, हम फिर से आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में हर जगह चीज़ें बहुत डिटेलिंग में दी जा रही। हर जगह हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को और जितना, क्योंकि क्लास आपकी जो 10th है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका लेवल 9th में था अब 10th में और बढ़ेगा, 11th में और 12th में और। तो आपको शब्दों की पकड़ अच्छे से लेनी है और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो भी उत्तर देना, जहाँ पर आपकी राय पूछी जाए वहाँ पे। अब जैसे हम लास्ट के हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको टिप्पणी करनी तो है, लेकिन अपनी मत रखना है, लेकिन आपको पाठ के आधार पर रखना है। तो उसी तरीके से इसी क्वेश्चन का आगे और देखते हैं आंसर। टोपी ने इफ़न के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई थी, लेकिन इफ़न से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म एवं जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यतः मानव के मूल्यों को नहीं समझते, उनके महत्व को आंक नहीं पाते। समाज में मानवीयता टोपी एवं इफ़न जैसे लोगों की वजह से ही कायम है और इन्हीं मानव समाज पर अपना अस्तित्व बनाए। तो अब ये जो हमने लास्ट की जो 3 लाइंस दी है ना, इसमें आपने अपना मत प्रस्तुत किया है, क्योंकि इसके पहले वाले हम पाठ के आधार पर कर रहे थे और यहाँ से आज के समाज के लोगों के धर्म, तो ये जो 3 लाइन से यहाँ पर आपको मत देना। तो इस तरीके की टिप्पणी जब भी आप करोगे, पहले तो आप पाठ के आधार पर लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट की 3 या 4 लाइंस में आप अपने मत को प्रस्तुत करेंगे। तो जहां पर भी
पाठ के आधार पर आपको अपना मत प्रस्तुत करने के लिए बोला जाए ना, तो वहां सबसे पहले आप पाठ में जो चीजें, जिस भी स्टेटमेंट पे आपको पूछा जा रहा है, पहले उस स्टेटमेंट को आप क्लियर करेंगे और उसके बाद लास्ट लाइंस में आप 3 या 4 लाइंस में अपने मत को प्रस्तुत करेंगे। इस तरीके से आपको यहां पर करना है। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म हुआ। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन अच्छे से आएंगे, तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।